हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? आज है 1 फरवरी और आज ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज के दिन बजट आएगा। खैर, सुबह से 7वीं वीडियो ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। चलिए, तो 1 फरवरी 2023-25 के करंट अफेयर को आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले रिवीजन करेंगे एज यूजुअल वन लाइनर फॉर्मेट में कल का। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। एआई मॉडल डीप सीक इसके लॉन्च होने की वजह से अमेरिका के शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ। ये डीप सीक चाइना ने लॉन्च किया है। ये चैटबॉट है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव ये हरियाणा में आयोजित किया गया। इसके अलावा सेबी ने अभी आई स्पॉट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है जो वहां की तकनीकी गड़बड़ियों को पता लगाएगा और उस पर रिपोर्ट कराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ओवरऑल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इनको महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिसाशी सुजुकी ये मारुति सुजुकी के एक बार फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए। आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा और लगातार तीसरा खिताब जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। अभी तक 3 ही आयोजन हुए हैं और सब तीनों यही जीता। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इसका मस्कट प्लान किया गया है। ये होगा तमिलनाडु में। और उसके बाद विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये भी भारत में ही होगा। इस बार पहली बार भारत आयोजन करेगा। नई दिल्ली में वो होगा। भारत की प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का निधन हो गया। इन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल गई होगी। नहीं डाउनलोड किए हो, जाओ जल्दी से डाउनलोड कर लो, क्विज सॉल्व कर लिया करो। डेली, वीकली, मंथली सब आपको यहाँ पर मिलेगा। शुरू करते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात शुरुआत करने से पहले पहले देखो, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर पर 2 दिन के लिए भारी डिस्काउंट दिया गया है। फटाक से जाओ, पहले इसको ऑर्डर करो। ठीक है, सबसे पहले फुर्सत में। जनवरी मंथ बीत गया पूरा। जो लोग जनवरी में पहले दिन लिए थे वो लोग बुरा ना माने, क्योंकि वो 1 महीने आगे चल रहे हैं जो लोग अब ऑर्डर करेंगे। ठीक है ना? जैसे बहुत लोग कमेंट करते हैं सर हम लोग के टाइम पर इतना था। अरे भाई, आप लोग 1 महीने पढ़े भी तो हो। खैर, तो जो लोग के लिए ये दिया गया है, मात्र 2 दिनों के लिए अवसर है, उसको ऑर्डर करो। और उसके बाद अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों जगहों से ऑर्डर कर सकते हो। प्राइम बैज मिल गया है। अमेजन से ऑर्डर करोगे तो 1-2 दिन में ही पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, जल्दी पहुंचेगा। और फ्लिपकार्ट से भी, मतलब अगर आपके यहाँ फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी है तो फ्लिपकार्ट से करो। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 आई, इनमें ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो देखो, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया कि जब भी बजट आता है तो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो आई कल की, उसने जो जो भी महत्वपूर्ण डेटा दिए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो जारी या कहें टेबल कौन करता है, वो तो करती है निर्मला सीतारमण। लेकिन तैयार कौन करता है? रिपोर्ट तैयार करते हैं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। वर्तमान में कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जारी किया गया पूछा गया है। जारी किया गया पूछा गया है, तो जारी किया गया जो है यहाँ पर रहेगा निर्मला सीतारमण। अगर तैयार किया गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। तैयार कौन करता है? तैयार किसने किया है? तैयार इन्होंने किया है। लॉन्च इन्होंने किया है। क्योंकि भाई वित्त मंत्री संसद की सदस्य हैं, मेंबर हैं। तो संसद में अगर चीजें आ रही तो संसद का मेंबर ही तो वहां पर जाकर लॉन्च करेगा, है ना? उसके पीछे सचिव और वो सब सलाहकार वो सब तो रहते ही हैं। तो ये भी इकोनॉमिक सलाहकार ही हैं। तो ये तो सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन तैयार इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है। ये बात ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। खैर, ये है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। ये है निर्मला ताई, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। आज दिन भर इन्हीं की चर्चा होने वाली है, क्योंकि आज बहुत लोग को खुशी मिलेगी, बहुत लोग को दुख मिलेगा। आज का जो बजट आएगा उस पर मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा। कल की वीडियो इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे पर था, इसको भी आप देखिएगा। मोटा मोटा जो था वो मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ लोग होंगे जिनको इकोनॉमिक सर्वे, बजट ये सब पता नहीं होगा, थोड़ा सा इकोनॉमी से या कहें कि अर्थव्यवस्था से घबराते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये कि हमने पिछले साल कितना खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, उसकी एक रिपोर्ट होती है। उसको ला करके रखते हैं सामने कि भाई देखो, इन सेक्टर पे हम लोगों ने खर्च किया है, यहाँ यहाँ जरूरत थी, कहाँ पर ज्यादा खर्च हो गया, कहाँ पर कम खर्च हुआ। बजट जो होता है ये हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में खर्च करने के लिए एस्टिमेट बनाते हैं, तो वो होता है बजट। जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप घर में लो कि आपको अगर महीने में सैलरी मिलती है, तो आपको अगर सैलरी मिल रही है तो फिर आप देख रहे हो कि उस सैलरी का अगले महीने कहाँ कहाँ खर्च करना है। भाई सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। कोई मोबाइल खरीदना होता है, किसी को टीवी खरीदना है, किसी को कोई गैजेट खरीदना है, या किसी को कहीं पर खर्च करना है, किसी को टूर करना है। तो आप एक एस्टिमेट बनाते हो पहले।
जो आप एस्टिमेट बनाते हो वो होता है आपका बजट। उसके बाद मंथ के एंड में जब आते आते आपकी जेब खाली हो जाती है, फिर इंतजार करते हो अगली सैलरी का। तो वो जब खाली हो जाती है तो कितने दिन खाली हुई, या कहीं कहीं से लोन भी ले लेते हो, तो लास्ट में जो आप कैलकुलेट करते हो ना कि हमने इस महीने कहाँ कहाँ खर्च किए, भाई कुछ तो ऐसा ज्यादा किए जिस वजह से खाली हो गई पहले ही जेब, नहीं तो एस्टिमेट तो आप यही समझ के बनाए होगे कि लास्ट तक चलेगा। तो यही है इकोनॉमिक सर्वे, जो आपका रिव्यू करके दिखाती है कि कितना आप कहाँ खर्च किए। बात समझ में आई? अब आते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पर। ध्यान रहे, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इग्नोर मत करिए। केवल बजट पढ़ने से आपका काम नहीं बनने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे भी जानना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कौन जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, तो इनका नाम याद रखना आपको। दूसरी बात, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हैं, देखो डिटेल वीडियो के लिए कल की वीडियो देखिएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इस रिपोर्ट में बताया गया कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होने वाली है 2025-26 में ना, ये 6.3 से 6.8% की दर के बीच में होने वाली है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रिडिक्शंस किए जाते हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे वाला प्रिडिक्शन है, ठीक है। 2024-25 में रिटेल महंगाई 5.4% पे थी, अप्रैल दिसंबर तक 4.9% हो गई है। इस पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कल। खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने पीने की महंगाई बढ़ी है। 2025-26 की पहली छमाही में अच्छी रबी फसल की उत्पादन होगी, जिससे खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी। 2024-25 की चौथी तिमाही में महंगाई में कमी की उम्मीद है। लेबर मार्केट में हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। मतलब देखो, ये चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर होता है वो सुझाव भी देता है सरकार को कि कहाँ कहाँ पर अगली बार नहीं खर्च करना है, या कहाँ कहाँ पर कम खर्च करना है, या कहाँ कहाँ पर ज्यादा जरूरत है, ज्यादा खर्च करना है, ठीक है। लेकिन फोर्स नहीं कर सकता है, वो फोर्सफुली नहीं करेगा, बस सिफारिश करेगा, ठीक है। मानना न मानना सरकार के हाथ में। 2024 में बेरोजगारी दर गिर करके 3.2% हो गई है, एक और स्टार लगा लो, ये भी पूछा जाएगा। ईपीएफओ में नेट पेरोल पिछले 6 साल में दोगुना हुआ है, संगठित रोजगार में अच्छा संकेत है। एआई के चलते होने वाले बदलाव के विपरीत प्रभावों को कम करने की जरूरत है, ये इनकी एडवाइस है सरकार को कि एआई के लिए भैया कुछ तो करो। अभी देख रहे हो अमेरिका में क्या हुआ। भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि भाई एफडीआई को भी अट्रैक्ट करो। पिछले साल में आपने देखा बहुत सारी फॉरेन कंपनी अपने पैसे यहाँ से निकाल कर ले गई, तो ऐसा ना होने पाए, एफडीआई को अट्रैक्ट करो, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रहेंगे तो गति मिलेगी देश को, ठीक है। तो ये कुछ सुझाव भी इकोनॉमिक सर्वे ने दिए हुए हैं। ये डेटा सब इंग्लिश में भी है और आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर दिया जाता है। हर दिन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेजी जाती है और वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में, या कहें यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में आयोजित किया गया। अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एस शंकर साहब गए थे यहाँ पर विजिट करने। तो 28 और 29 जनवरी को हुआ यूएई में। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी शामिल रहे मुख्य अतिथि के रूप में। भारत और मध्य पूर्व था, मिडिल ईस्ट के बीच में यह सम्मेलन था। तो अब इसमें क्या था ना, मिडिल ईस्ट से हम लोग थोड़ा सा रिलेशन और मजबूत करना चाहते हैं। ये मजबूत कैसे होगा? ये अगर हम लोग सीपाक पर, सीईपीए पर हस्ताक्षर अगर हो जाता है तो। ये क्या है भाई? ये है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस पर हस्ताक्षर तो हम लोग के बहुत पहले ही हो गए हैं 1 मई 2022 को, लेकिन थोड़ा सा इसको और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इसमें कुछ और डील जोड़ रहे हैं, कुछ और समझौते ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये कब किया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बनेगा। सीपीए पर हस्ताक्षर कब हुआ है? खैर, यूएई की बात करें अगर, तो यूएई जो है इसकी राजधानी अबू धाबी होती है। मुद्रा यूएई दिरहम है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके बारे में मैंने आपको अभी कल परसों में ही समझाया था अच्छे तरीके से कि ये 7 अमीरात कौन कौन से हैं, ये भी देख लो आप। चलिए, यहाँ पर कुछ और सम्मेलन जो हुए हैं उनको रिवाइज करेंगे। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन ये गुजरात में हुआ, क्योंकि ओलंपिक भी हम लोग पहली बार जो आयोजित करने वाले हैं 2036 में, हो सकता है मिल जाए, वो गुजरात में होगा। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा में हुआ। फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन हुआ, पीएम मोदी भी यहाँ पर गए हुए थे। पटना बिहार में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ। भारत 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष का सम्मेलन करेगा। और भुवनेश्वर ओडिशा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया, और टोबैगो और त्रिनिदाद की राष्ट्रपति को दिया गया प्रवासी भारतीय पुरस्कार।
फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में होगा, भारत में ही होगा, ठीक है ना, फरवरी में। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में होगा और प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अगला, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का, या कहें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं कौन? राजेश निर्वाण। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे, गवर्नमेंट अपॉइंट्स IPS राजेश निर्वाण एज ए DG ऑफ एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS। ठीक है, तो कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने इन्हें नियुक्त किया। अमृत मोहन प्रसाद की जगह पर ये नियुक्त किए गए हैं और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वैसे सिविल एविएशन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, नागरिक उड्डयन की, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य M सिंधिया। अच्छा, जो नागरिक उड्डयन है एयरपोर्ट्स वगैरह को के लिए रेगुलेशन लाती है। एयरपोर्ट्स वगैरह पर सिक्योरिटी कौन लगती है? तो सिक्योरिटी लगती है CISF की। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेज, ये भी CAPF का ही हिस्सा है ना। अगला, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बन गए हैं विकेट कीपर दिनेश कार्तिक। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड पीछे कर दिया है, इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये ओवरऑल T20 फॉर्मेट की बात हो रही है, T20 इंटरनेशनल मैच की नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल T20 फॉर्मेट में IPL भी आ जाते हैं, घरेलू लीग भी आ जाते हैं, ये सब मिला करके, ठीक है। बस एक क्लास का होना चाहिए क्रिकेट। तो इन्होंने MS धोनी को पीछे किया है, इनके नाम हो गए हैं 7,451 रन, जबकि MS धोनी के 7,432 रन थे और संजू सैमसन तीसरे पर हैं 7,327 रन के साथ। अगला, हाल ही में कहां के प्रतिष्ठित चिनार के पेड़ों को जियो टैग दिया गया? ये जियो टैग है, GI टैग नहीं, ध्यान रहे। GI टैग है जो दिया जाता है वो प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद मतलब जिनका उत्पादन किया जाए, ये जियो टैग है, ये पेड़ों को दिया जाता है, ठीक है ना, पेड़ को और भी ऐसे जिनको संरक्षित करना रहता है, ठीक है, तो पर्यावरण के लिए। फिलहाल चिनार के पेड़ जो हैं ये जम्मू कश्मीर के, इनको दिया गया है अभी जियो टैग। यहाँ पर देखिए, ट्रीज एंड ऑल आइडेंटिटी कीप्स कश्मीर, ये रहा कश्मीर, तो कश्मीर के ये चिनार, फेमस चिनार के पेड़ों को दिया गया है। ये शानदार चिनार वृक्ष इनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक माने जाते हैं। जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू की है, ये भी आप याद रखेंगे। अभी कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इनको महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर? जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए जियो टैग दिया जाता है। जियो की स्पेलिंग ये वाला रहेगा, जियो धन वाला नहीं। अगला, भारत का 10वां विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव ये वहीं हुआ जहां पर IFFI हुआ था, या IFFI होता है। IFFI आप जानते हो हर साल कहाँ पर होता है? गोवा में ही होता है हर साल, ठीक है ना। 55वें और 56वें के लिए शेखर कपूर को महानिदेशक भी बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। खैर, वहीं पर 10वां विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी में। ये प्रमोद सावंत जी आपको दिख रहे हैं जो वहां के CM हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये 10वां संस्करण था, ठीक। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक ये चला, 4 दिवसीय, और इसकी थीम थी हरित क्रांति। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, पूछा जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कहाँ आयोजित हुआ। आगे बढ़ते हैं, गोवा के बारे में स्टैटिक पूछा जा सकता है, वो जान लो। गोवा आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा राज्य है गोवा, ये महाराष्ट्र से और कर्नाटक से, 2 राज्यों से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। पणजी इसकी राजधानी है। प्रमोद सावंत BJP पार्टी से CM है। PS श्रीधरन पिल्ले, इनकी पुस्तकें बहुत फेमस, बहुत पुस्तक लिखते हैं, ठीक है, लेखक हैं भाई। तो एंते प्रिया कविता काल, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स, ठीक है ना, ये सब पुस्तकें ये लिख चुके हैं, कई और ऐसी पुस्तकें लिखे हुए हैं। और 2 ही जिले हैं यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, केवल और केवल 2 जिले हैं यहाँ पर, और 40 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। द डेलो यहाँ पर कई बार पूछा गया है एग्जाम में। द डेलो और घोड़े मोदनी ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य होते हैं। दिवाली नाच भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर अरम्बोल स्वीट वाटर लेक है, मायम झील है, नेत्रावली बबलिंग झील है, अंसी नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये दोनों ही पूछा गया है एग्जाम में कई बार, अंसी और भगवान महावीर। अंसी जो है ये थोड़ा सा कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पड़ता है, तो थोड़ा सा कर्नाटक में भी आ जाता है। अगला, हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए निर्धारित कुल परिव्यय कितना है?
तो अभी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 34,300 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, अप्रूव्ड किया गया है। मतलब एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू किया जाएगा और इसमें 34,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनकी अवधि होगी 7 वर्षों के लिए, 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर से शुरू होकर 2030-31 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी। तो केंद्रीय खनन मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी मिली है। ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट के माध्यम से इसकी घोषणा की थी पहले ही 16,300, तब तक नहीं याद आया। जब अगला बजट आने वाला हुआ तो उसके जस्ट पहले ये अनाउंस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की उम्मीद भी की गई है। अगला, हाल ही में अहमद अल सरा ये किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? दोस्तों, जब से बशर अल असद भागे हैं ना, तब से वहां पर कोई राष्ट्रपति बन नहीं पा रहा है। अभी ये अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ की बात हो रही है? बात हो रही सीरिया की। सीरिया में अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों कू हुआ था। कू मतलब कि जो तख्ता पलट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब तख्ता पलट हुआ तो बशर अल असद भाग गए जाकर रूस, और जब वो रूस चले गए तो उसके बाद से वहां पर खाली हो गया। तो एक और रिबेल थे उन्हीं में, जो रिबेल को हिंदी में क्या कहते हैं, जो बदला लेने के लिए होता है ना। तो वही एक रिबेलियन ये भी थे, क्या कहते, क्रांतिकारी कह सकते हो, है ना। खैर, सीरिया के अब ये बन गए होंगे अंतरिम राष्ट्रपति। अंतरिम क्या होता है, फिर से मैं आपको बता दूं। अंतरिम का मतलब ये कि जब तक कोई परमानेंट नियुक्त ना हो जाए तब तक ये कार्यभार देखेंगे। तो कोई परमानेंट राष्ट्रपति नहीं है, अभी ये अंतरिम राष्ट्रपति हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ठीक है। तो ये सीरियाई संविधान को निलंबित करने के बाद उन्होंने एक अस्थायी विधान परिषद बनाने का अधिकार दिया गया है इन्हें, और इन्होंने कहा है कि हम अगले 4 वर्षों में जल्द ही चुनाव वगैरह कराकर सब कुछ अच्छे से फिर से यहाँ पद नियुक्त कर देंगे। खैर, सीरिया की राजधानी दमिश्क होती है, और ये दमिश्क या दमास्कस जो भी पढ़ो आप, सीरियन पाउंड यहाँ की मुद्रा होती है। मैप में कहाँ पर है, आइए दिखाते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पाकिस्तान छोड़ो, अफगानिस्तान छोड़ो, ईरान छोड़ो, इराक छोड़ो, तो इसके बाद आपको मिलेगा सीरिया। सीरिया में बशर अल असद थे, और ये छोड़ करके भागे और जा करके रूस में शरण लेकर के छिप करके बैठे हुए हैं अभी। और लेबनान यहाँ पर है, इजराइल, लेबनान और इधर गाजा पट्टी, युद्ध चल ही रहा था मिडिल ईस्ट में। अगला, आईसीसी के सीईओ ने अपना पद त्याग करने की घोषणा कर दी, मतलब इस्तीफा देने की घोषणा की। इनका क्या नाम है? तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनके सीईओ थे जियोफ अलार्डिस, और जियोफ अलार्डिस ने कहा है कि भाई अब हम इस्तीफा देंगे। कहा जा रहा है कि ये जय शाह के दबाव में दे रहे हैं। जय शाह कौन? भारत के गृह मंत्री के बेटे और आईसीसी के चेयरमैन वर्तमान में। तो क्या मामला है, क्यों भाई वो इस्तीफा मतलब प्रेशर इन पर डाल रहे हैं? तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो आयोजन किया जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाले दिनों में होने वाला है, वहां पर अभी सुविधा ठीक से हो नहीं पाई है। उसके बाद भी ये अप्रूवल पे अप्रूवल दिए जा रहे हैं, अड़े हुए हैं कि नहीं वहीं पर कराओ, जबकि वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में आयोजन हो। उनका मानना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आयोजन करने पर अड़े हुए हैं, तो इसलिए इन पर प्रेशर लगा करके इनको ही हटाया जा रहा है। खैर, फिलहाल ये घोषणा कर दी है कि अब मैं जा रहा हूं, मुझसे नहीं संभलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ये ठीक से तैयारी नहीं करवा पाए हैं। तो आईसीसी के बारे में और क्या बताएं आपको। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। अध्यक्ष जय शाह हैं। और अभी एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए थे सम्मी सिल्वा। इनका भी नाम आपको याद रखना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सम्मी सिल्वा कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। ठीक है। अगला, हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया? अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये नेपाल में आयोजित किया गया। ठीक है। पश्मीना साल ये फेमस है कश्मीर में। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसको याद रखना। पश्मीना साल जो है ये कहाँ का फेमस है? तो जम्मू कश्मीर को जीआई टैग भी मिल चुका है इसको, जम्मू कश्मीर। ठीक है। और अभी अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव जो है ये नेपाल में हुआ। एक्चुअली में पश्मीना जो है ना, एक रेशा होता है जो पश्मीना या चांगारा बकरियों से प्राप्त किया जाता है। इन बकरियों से हल्का और गर्म प्राकृतिक रेशा निकाला जाता है और उनसे साल या ऐसे ठंडी वाले जो कपड़े हैं ये बनाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में स्पेशल तौर से डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए वहाँ के पश्मीना साल वगैरह को जीआई टैग मिला हुआ है। इन प्रदर्शनी में 150 से अधिक घरेलू स्टॉल शामिल किए थे जो उत्सव आयोजित हुआ। इसमें 40 से अधिक शुद्ध नेपाली पश्मीना समर्पित थे।
तो 3 दिवसीय ये पश्मीना उत्सव हुआ कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, चंगारा पश्मीना के रूप में भी इसे ब्रांडिंग किया गया है। और नेपाल के बारे में अगर बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है ही। अब चलो इसी वाले मैप में दिखा देते हैं, भारत वाले में, है ना। ये कहाँ गया? ये रहा नेपाल। ठीक है, नेपाल भारत का पड़ोसी है और यहाँ की राजधानी काठमांडू होती है। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी होती है। राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है और रामचंद्र पैडोल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और महोत्सव हैं, रिवाइज करना चाहो रिवाइज कर लो। अभी सांभर महोत्सव कल ही हम लोगों ने बात किया था, राजस्थान में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कर्नाटक में इस बार आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव तेलंगाना में और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में। हाथी महोत्सव नेपाल में। देखो नेपाल में हाथी महोत्सव, पश्मीना महोत्सव, कुकुर तिहार, काग तिहार, ये सब होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख में होता है और मेगोंग मेगोंग मेघालय में। अगला एक बोनस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग या एंटिटीज दिवस कब मनाया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोनस है, बोनस के ही रूप में इसको लो। 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो वर्ल्ड ये एंटिटीज डे भी कहते हैं इसे। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस, जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस के प्रति अवेयरनेस फैलाते हैं। इसकी थीम रखी गई है एकजुट हों, कार्य करें और समाप्त करें। ठीक है, तो 2012 से उनके लंदन डिक्लेरेशन से इसकी घोषणा की गई। ये 20 घातक रोग हैं एंटिटीज जो 1.7 अरब गरीब और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। खास करके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्या है, शीत कटिबंध क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे। देखो ये है आपकी भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। तो ये इसका बीच का जो रीजन है इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है सबसे ज्यादा। ये होता है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। 66.5 कर दोगे तो शीतोष्ण हो गया, उसके ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव या आर्कटिक वृत्त हो गया। तो खैर ये थे क्वेश्चंस आपको आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, कल था 31 जनवरी, लास्ट दिन जनवरी का। तो जनवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं फटाफट से लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, फिर पीडीएफ में आपको तो दी ही जाएगी। चलो, 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, इधर से आ जाते हैं। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को ही लोकपाल स्थापना दिवस और 21 जनवरी को पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, पहली महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटिंग डे। और इसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया 25 जनवरी को। 26 जनवरी 76वां गणतंत्र दिवस था इस बार। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऊर्जा दिवस मनाया गया। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। और इसी दिन इस बार पड़ा था विश्व कुष्ठ रोग दिवस, क्योंकि ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाते हैं। 30 जनवरी विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग का दिवस और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। वीडियो अगर पसंद आई हो, कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिला हो और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो ऐसी वीडियो रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा बुक अगर नहीं ऑर्डर की हो तो फटाफट से जाओ बुक ऑर्डर कर लो, 2 दिनों के लिए ऑफर दिया गया है। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा इंदुलु योजना शुरू की, ये किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो ये बेघर दलित आदिवासियों के को घर प्रोवाइड करने के लिए। 18 इसके अलावा भारत की सबसे खारी झील सांभर झील को रामसर साइट कब दिया गया शामिल? तो 1990 में इन्हें शामिल किया गया था। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। महिला चैंपियनशिप वर्ष 2025 में सुजुकी कंपनी के पूर्व चैंपियन ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।